नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में आज हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश लोगों की समस्याओं के समाधान से जुड़े हुए हैं, रात्रि चौपाल को लगाने से जुड़े हुए हैं। क्या क्या उनमें कहा गया है वो भी आपको बताएंगे कि नंदप्रयाग घाट जो मोटर मार्ग है, जिसके लिए ग्रामीण बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, गैरसैंण कूच के दौरान इसी बात को लेकर लाठीचार्ज भी हुआ था। उस सड़क के लिए बजट की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण खबर, आज कुंभ शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पर जो अपर मेलाधिकारी है उनके साथ मारपीट का एक मामला कल रात को सामने आया था। क्या क्या वो मामला है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे केंद्र सरकार के उस फैसले के बारे में जिसको 24 घंटे के अंदर ही पलट दिया गया। कौन सा वो फैसला था जिसका आप पर भी असर पड़ने वाला था। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। पिछले साल के दिसंबर के बाद से और अभी तक का सबसे बड़ा उछाल उत्तराखंड के कोरोना वायरस के मामलों में देखने को मिला है। तो इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, दूरस्थ क्षेत्रों में लगाए रात्रि चौपाल, लोगों की समस्याओं को 1 महीने में करें दूर। हरिद्वार के बैरागी कैंप में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के साथ मारपीट का मामला, अखाड़ा परिषद ने बनाई कमेटी, दोषियों पर होगी कार्रवाई। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति, गैरसैंण कूच के दौरान आंदोलनकारियों पर हुआ था लाठीचार्ज। पिछले 24 घंटों में सामने आए उत्तराखंड में कोरोना के 500 नए मामले, 2 लोगों की मौत। पिछले साल दिसंबर के बाद सबसे बड़ा उछाल। छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दर में कटौती वाले फैसले को केंद्र सरकार ने 24 घंटे में लिया वापस। वित्त मंत्री बोली, गलती से जारी हुआ था फैसला। तो चलिए सबसे पहले बात उत्तराखंड सरकार की, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली रूप से दुगड्डा के लोगों के साथ रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया। इस रात्रि चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने उन लोगों की समस्याएं सुनी। वहां के लोगों ने अपनी कई समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो कई समस्याओं के निराकरण के लिए जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा इस वर्चुअली रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था, इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश आवश्यक कुछ दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जाकर के वहां पर रात्रि प्रवास करें, रात को वहीं रुकें और रात्रि चौपाल का आयोजन करें। रात्रि चौपाल का आयोजन इसलिए ताकि लोगों की समस्याओं को वहां पर सही तरीके से सुन सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इन दूरस्थ क्षेत्रों में या फिर कहीं पर भी लोगों की समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। यानी कि लोगों की समस्याओं का निराकरण 1 महीने के अंदर अंदर ही हो जाना चाहिए। आपको हम बता दें कि यहाँ पर वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय धोबीघाट दुगड्डा की इस रात्रि चौपाल में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, जिलाधिकारी हो गए या फिर मुख्य विकास अधिकारी जो हैं वो रात्रि चौपाल गांव-गांव में जाकर लगाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए अधिकारी 75 दिन का वर्क प्लान बनाएं। यानी कि 75 दिन के वर्क प्लान को बनाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इन लोगों को दिया है। रात्रि चौपाल में वहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है रुचि कैंतुरा, उन्होंने दुगड्डा में जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। इस समस्या को लेकर, जो कनेक्टिविटी की समस्या है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी 1 सप्ताह के अंदर सर्वे कराकर जो समस्या है इसके निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी कई तरीके की समस्याएं वहां पर मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। मुख्यमंत्री ने इन लोगों की ये समस्याएं सुनी। कुल 21 समस्याओं को यहां पर दर्ज किया गया। इनमें से 17 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया और इसके अलावा जो बाकी की समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस रात्रि चौपाल में ये कि मुख्यमंत्री ने जो जिलाधिकारी हैं या फिर मुख्य विकास अधिकारी, जो कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको ये कहा है कि आप गांव-गांव जाकर के रात्रि प्रवास करें। जो दूरस्थ इलाके हैं, जो लोग पहुंच नहीं सकते हैं, वहां जाकर आप रात्रि प्रवास करें, रात्रि चौपाल बिठाएं, रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनें और उन समस्याओं का निराकरण करें। ऐसी समस्याओं के निराकरण में 1 महीने से ज़्यादा का समय ना लगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हों। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए हैं वो ये कि 75 दिन का एक वर्क प्लान तैयार कर लिया जाए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए। तो चलिए अब बात कुंभ की। हरिद्वार कुंभ में निर्मोही अखाड़े के साथ बैठक करने पहुंचे अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के साथ मारपीट का एक मामला रात को सामने आया। ये मामला काफ़ी चर्चाओं में आ गया क्योंकि
आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जो वहाँ पर बैरागी अखाड़े के संत हैं उन्होंने हरवीर सिंह के साथ मारपीट की, उनको चोटें आई हैं। बीच बचाव में जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, पीआरडी का जवान था, उसको भी चोटें आई हैं। ये तक कहा गया है कि उसको काफ़ी सीरियस चोटें भी आई हैं, वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह निर्मोही अखाड़े में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने निर्मोही अखाड़े के संतों के साथ एक बैठक करनी थी, लेकिन अव्यवस्थाओं से नाराज संतों ने उनके साथ मारपीट कर दी। आपको ये भी बता दें कि हरवीर सिंह को भी कुछ चोटें आई हैं, और जब ये खबर फैली तो उसके बाद जो कुंभ मेला के आईजी हैं संजय गुंज्याल, और जो मेला के एसएसपी हैं जन्मेजय खंडूड़ी, और जो हरिद्वार के एसएसपी हैं सेंथिल अबुदई कृष्ण राजेश, यानी कि तीनों बड़े अधिकारी वहां पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। बाकायदा जो आईजी संजय गुंज्याल हैं वो अपने साथ हरवीर सिंह को वहां से बचा करके बाहर लेकर के आए। लेकिन इस पूरे मामले में जो संत हैं उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है, मारपीट की घटना नहीं हुई है, धक्का मुक्की की बात उन्होंने कबूली है। इसके अलावा जो आईजी कुंभ हैं संजय गुंज्याल, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। आईजी कुंभ संजय गुंज्याल का कहना है कि भीड़ में किसी साधु ने अपर मेलाधिकारी को धक्का मार दिया था। इसके चलते अधिकारी के चश्मे का शीशा टूट गया और उनके चेहरे पर जो है थोड़ी सी चोटें आई हैं। अखाड़ा परिषद भी इस पर बैठक करेगा और अपनी ओर से इस मामले की जांच करेगा। ये कहना है आईजी संजय गुंज्याल का। उनका कहना ये कि हल्की सी चोटें आई है, धक्का लगा था, चश्मा टूटा था। तो वहीं निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास का ये कहना है कि कुंभ में छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं। इसी तरह का ये कोई विवाद था जिसमें कि बिजली नहीं थी, भीड़ में किसी ने कुछ बोल दिया, और इस तरह की जो मारपीट वाली घटना कही जा रही है ये कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई। उन्होंने इस घटना को नकारा है। काल निर्मोही अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रा भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है। यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। कभी भी संत महात्मा इस तरह का कृत्य नहीं करते। समाचार आने के बाद हमने तत्काल एक टीम बनाई है जिसमें आह्वान से एक सदस्य दिया जाएगा जो अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं। इसके बाद आनंद के अखाड़े से एक सदस्य लिया जाएगा, एक सदस्य अग्नि अखाड़े लिया जाएगा, एक सदस्य अटल अखाड़े से लिया जाएगा, एक सदस्य बड़ा उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य नया उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य निर्मल अखाड़े से, और एक सदस्य दिगंबर अनी अखाड़े से, और एक सदस्य निर्वाणी अनी अखाड़े से लेकर के कल हम एक कमेटी गठित कर देंगे और कमेटी को एक हफ्ते का समय देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पे निर्मोही अखाड़े के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंदप्रयाग घाट सड़क आंदोलन की। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण, उसके निर्माण को लेकर आंदोलन पिछले लंबे समय से चल रहा है। ग्रामीण कई तरह से अपनी मांग को, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच आपको वाकया भी याद होगा जब गैरसैंण में विधानसभा कूच के दौरान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था, और अभी भी ये आंदोलन लगातार जारी है। लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन अभी भी कर रहे हैं। इसी बीच अब इन लोगों का ये आंदोलन सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण और उसके निर्माण के लिए शासन की तरफ से बजट को स्वीकृत कर दिया गया है। करीब 4 करोड़ 40 लाख के बजट को इस सड़क के लिए स्वीकृत कर दिया गया है और जल्द ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से लोग यहां पर नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण को लेकर और उसके सुदृढ़ीकरण को लेकर अपनी मांग कर रहे थे, और अब शासन ने 4 करोड़ 40 लाख और 4,000 रुपए की धनराशि इसके लिए स्वीकृत कर दी है। धनराशि से 2 चरणों में 10 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण होगा। पीडब्ल्यूडी का कहना यह है कि मोटर मार्ग के लिए जो वित्तीय स्वीकृति मिली है, इसके बाद अब 1 महीने का समय और लगेगा, जिसमें कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। शेष हिस्से पर भी जल्द से जल्द काम शुरू करवा दिया जाएगा। तो घाट सड़क चौड़ीकरण के लिए एक लंबे समय से वहां पर लोग आंदोलन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी के महीने में यहाँ के लोगों ने अपनी सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर करीब 17 किलोमीटर लंबी एक मानव श्रृंखला भी बनाई थी, और उसके बाद जो तत्कालीन उस
उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसका संज्ञान लिया था और चौड़ीकरण के निर्देश वहां पर हालांकि दे दिए थे। मार्च के महीने में जब गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो उस बजट सत्र के दौरान भी आंदोलनकारी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान वहां पर लाठीचार्ज की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। तो अब कुल मिलाकर के इस बात का बोलवाब ये कि 4,40,04,000 की स्वीकृति बजट की इस पूरे मामले में दे दी गई है। अब देखना ही है कि कब ये सड़क निर्माण वहां पर शुरू होगा और कब लोगों की मांग पूरी होगी। तो चलिए अब बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में करीब 3 महीने के बाद पहली बार कोरोना वायरस के 24 घंटों के अंदर 500 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 500 नए केस दर्ज किए गए हैं। इन 500 केसों की अगर हम बात करें तो आखिरी बार पिछले साल 23 दिसंबर को 564 कोरोना वायरस के नए मरीज मिले थे और तब से लेकर अब तक यानी कि कल तक 500 केस नहीं आए थे और कल 500 नए केस सामने आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। जो हेल्थ बुलेटिन है उसके मुताबिक इन 500 का अगर हम वर्गीकरण करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा 236 मामले दर्ज किए गए हैं। देहरादून में तेजी के साथ और काफी बड़ी संख्या में आंकड़े पिछले कुछ दिनों में लगातार सामने आ रहे हैं। हरिद्वार, जहां पर कुंभ भी शुरू हो चुका है, 149 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं। नैनीताल से 49 मामले आए हैं, पौड़ी से 14, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 22, उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली में 1-1 और बागेश्वर में 4 मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा जिले की अगर बात करें तो अल्मोड़ा में 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो अब जो कुल मरीज कोरोना के राज्य में हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,09,11। ये टोटल आंकड़ा उत्तराखंड में अब पहुंच चुका है। इनमें से 95,455 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं, जबकि अब जो एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है या फिर जिनको अभी कोरोना है वो हैं 2,236, यानी कि ये आंकड़ा भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो पिछले 24 घंटों में 500 केस जो सामने आए हैं, इसके अलावा 2 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना वायरस से जो ग्रसित थे। इनमें से एक ऋषिकेश एम्स और एक देहरादून से मरीज है जिनकी मौत हुई है। और अगर बात करें मृतकों की संख्या राज्य में कितनी होगी तो टोटल अभी तक कोरोना वायरस के चलते 1,719 जो मरीज हैं उनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। रिकवरी रेट जो है वो 2% तक गिर गई है और जो रिकवरी रेट थी जो पहले ठीक थी लेकिन अब रिकवरी रेट भी गिर गई है। एक्टिव केस की संख्या ज्यादा हो गई है। कंटेनमेंट जोन लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में कंटेनमेंट जोन की संख्या 6 हो गई है और ये कहा जा सकता है कि जो सख्ताई भी अब देखने को मिल रही है उसके बावजूद भी कोरोना वायरस के केस लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे केंद्र सरकार के उस फैसले की जिसको 24 घंटे के अंदर ही पलट दिया गया, जिस फैसले का असर आप पर भी पड़ सकता था। यह फैसला दरअसल था छोटी बचत योजनाओं में जो ब्याज दर होता है उसमें कटौती को लेकर। आप सभी छोटी बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करते होंगे, बल्कि ये कहा जा सकता है कि भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अधिकतम जो लोग हैं वो इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। इनमें पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई या फिर पोस्ट ऑफिस की जो तमाम योजनाएं हैं निवेश की, उनमें आप सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते होंगे। इस पर ब्याज आपको ठीक ठाक मिल जाता है। केंद्र सरकार ने एक फैसला जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि अब इस ब्याज में भी कटौती होगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इस फैसले को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि यह फैसला गलती से ले लिया गया था। तो यानी कि अब बैंकों और डाकघरों में जो छोटी बचत योजनाएं चलती है इस पर पुरानी ब्याज दर से ही आपको जो है वो पैसा मिलता रहेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आदेश जो है ये गलती से जारी हो गया था। 31 मार्च को रात में नए वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2021-22 के लिए जून की तिमाही के लिए जो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र जो एनएससी योजना है, इन पर 1.1% तक कटौती की गई थी, यानी कि 1.1% इसमें कटौती की गई थी जो इस पर ब्याज दर मिलता है। और शाम तक आते आते इस फैसले को वापस ले लिया गया और यह कहा गया कि जिस तरीके से पहले इस पर ब्याज मिलता था उसी तरह से मिलता रहेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों होने वाला था, क्योंकि जो 85% जो बचत है वो इन योजनाओं से होती है। भारत में अगर हम देखें तो जो म्यूचुअल फंड है या फिर इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इनमें इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम संख्या में लोग हैं, जबकि जो छोटी बचत योजनाएं हैं इनमें अधिकतम लोग इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और इसमें जो ब्याज दर होता है वो ठीक लोगों को मिलता है। ऐसे में अगर ये ब्याज दर में कटौती होती तो एक और नुकसान लोगों को यहाँ पर झेलना पड़ता, लेकिन अब वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जिस तरह से अभी पुराना ब्याज इस पर मिलता था उसी तरह से अब ये ब्याज मिलेगा।
तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं आप शेयर भी कर दीजिए, दूसरों को भी दिखाइए, लाइक भी कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक तमाम दिए गए हैं। और बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।